स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जिसकी मौत ने सारी दुनिया में खलबली मचा रखी। तो हु इज हसन नसरुल्लाह? लेबनान के एक छोटे से शहर बिंत जबेल पहुंचता है, जहां भूरे रंग के कपड़े और काला साफा बांधे 39 साल का नसरुल्लाह कहता है कि इजराइल के पास भले ही परमाणु हथियार, अमेरिका ने 1997 में ही हिजबुल्लाह को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया। PDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने तो अपना इलेक्शन कैंपेन ही कॉल ऑफ कर दिया। साथ ही हसन नसरुल्लाह की मौत पर अफसोस प्रकट करते हुए उन्होंने नसरुल्लाह को एक मार्टियर, एक शहीद बताया। वही हसन नसरुल्लाह जो आज की तारीख में इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन थे। वही हसन नसरुल्लाह जो 32 साल से हिजबुल्लाह को लीड कर रहा, जिसे US, UK, जर्मनी सहित दुनिया के 50 से ज्यादा देश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुके थे। वही हसन नसरुल्लाह जिसकी वजह से साल 2000 में इजरायली सेना को साउथ लेबनान छोड़ना पड़ा था। और वही हसन नसरुल्लाह जिसे शिया मुस्लिम्स का एक बड़ा सेक्शन रिलीजियस लीडर के रूप में देखता है। तारीख थी 25 मई और साल था 2000। इस दिन इजरायली सेना दक्षिण लेबनान से अपना कब्जा छोड़ देती है। ये लेबनान में हिजबुल्लाह की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। अगले ही दिन हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह लेबनान के एक छोटे से शहर बिंत जबेल पहुंचता है, जहां भूरे रंग के कपड़े और काला साफा बांधे 39 साल का नसरुल्लाह कहता है कि इजराइल के पास भले ही परमाणु हथियार है, लेकिन फिर भी वह एक मकड़ी के जाल की तरह कमजोर है। अब इस घटना के करीब 24 साल बाद 27 सितंबर 2024 को इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर कई टन बारूद गिराया, जिसके ठीक बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि नसरुल्लाह का 24 साल पुराना स्टेटमेंट तो आप सबको याद ही होगा। आपने इस वीडियो में नेतन्याहू ने कहा कि हमारे दुश्मन सोचते थे हम मकड़ी के जाल की तरह कमजोर हैं, लेकिन जो हमारी नसें हैं वो स्टील की हैं। नेतन्याहू के इस बयान को अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि इसी बीच इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि की कि नसरुल्लाह मारा गया है। वही हसन नसरुल्लाह जो आज की तारीख में इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन थे। वही हसन नसरुल्लाह जो 32 साल से हिजबुल्लाह को लीड कर रहा था, जिसे US, UK, जर्मनी सहित दुनिया के 50 से ज्यादा देश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुके थे। वही हसन नसरुल्लाह जिसकी वजह से साल 2000 में इजरायली सेना को साउथ लेबनान छोड़ना पड़ा था। और वही हसन नसरुल्लाह जिसे शिया मुस्लिम्स का एक बड़ा सेक्शन रिलीजियस लीडर के रूप में देखता है। हालांकि हसन नसरुल्लाह पर इजराइल द्वारा किए गए इस हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए थी, मगर आखिरकार इजरायली हमले के 20 घंटे बाद हिजबुल्लाह ने चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि कर दी। एक्सपर्ट्स की माने तो इजराइल के इस हमले ने मिडिल ईस्ट के पावर पॉलिटिक्स को एक पूरी कंप्लीट तरीके से बदल के रख दिया है। आने वाले समय में जिसका असर सारी दुनिया पर देखने को मिलेगा। बल्कि तज्जुब की बात तो यह है कि हसन नसरुल्लाह की मौत तो लेबनान में हुई, मगर इसका असर भारत में भी दिखाई देने लगा। अब देखिए ना, उधर हसन नसरुल्लाह की मौत हुई और इधर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में उथल पुथल शुरू हो गई, जहां PDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने तो अपना इलेक्शन कैंपेन ही कॉल ऑफ कर दिया। साथ ही हसन नसरुल्लाह की मौत पर अफसोस प्रकट करते हुए उन्होंने नसरुल्लाह को एक मार्टियर, एक शहीद बताया। इसी तरह जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया के अध्यक्ष शियान आगा सैयद हसन मुसावी अल सफावी ने कहा कि हम हसन नसरुल्लाह की मौत का जितना भी शोक मनाएं वह कम नहीं होगा। जिसके बाद जम्मू कश्मीर के बडगाम में लोग हसन की मौत के विरोध में प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ गए, जबकि दूसरी ओर हसन नसरुल्लाह की मौत पर इस तरह से अफसोस जताने को लेकर बीजेपी ने PDP को आड़े हाथों लिया। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हसन नसरुल्लाह है कौन, जिसकी मौत पर सारी दुनिया में इतना बवाल मचा हुआ है, जहां कोई इस मौत के दुख में सड़कों पर उतरा है और कोई इसकी खुशी में। दूसरी ओर हमारे लिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये हिजबुल्लाह है कौन, जिसके सुप्रीम कमांडर की मौत के बाद खुद को सुपर पावर कहने वाले US की भी धड़कनें तेज हो गई, यहां तक कि वो खुद को इस हमले से भी एसोसिएट नहीं करना चाहता। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और इस पूरे मामले को जरा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, अगर आप इजराइल और हिजबुल्लाह की दुश्मनी की इस कहानी के लिए नए हैं तो हम आपको इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट की बैक स्टोरी समझा देते हैं। तो ये है इजराइल, जिसके नॉर्थ में लेबनान, साउथ वेस्ट में इजिप्ट, ईस्ट में जॉर्डन और नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है, जहां एक तरफ इजराइल और मेडिटेरेनियन सी के बीच स्थित है विवादित गाजा पट्टी और उसी के दूसरी तरफ जॉर्डन से लगा हुआ है वेस्ट बैंक। अब आपको याद ही होगा कि लगभग 1 साल पहले किस तरह पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें उसने इजराइल में घुसकर 251 इजरायलियों को अपना बंधक बना लिया।
इस हमले के बाद से ही हमास और इजराइल लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। हालांकि इस युद्ध की शुरुआत हमास और इजराइल के बीच हुई थी, मगर धीरे धीरे इसमें मिडिल ईस्ट के दूसरे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स भी शामिल हो गए, जिनमें एक डोमिनेंट नॉन स्टेट एक्टर है लेबनान का हिजबुल्लाह। असल में हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट ग्रुप होने के साथ साथ लेबनीज शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी भी है। लेबनान और इजराइल के बीच बीते कई दशकों से बॉर्डर कंट्रोल को लेकर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, जहां लेबनान लगातार इजराइल के खिलाफ काम कर रहे फलस्तीन मिलिटेंट्स के लिए एक सेफ हेवन भी बना हुआ है, जिसकी वजह से इजराइल से लगने वाले लेबनान का सदर्न बॉर्डर हमेशा से एक फ्लैश पॉइंट बना रहता है। ऐसे में जैसे ही हमास ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा, वैसे ही फलस्तीन के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाते हुए लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर मोर्चा खोल दिया, जिससे इजराइल अपनी सारी फोर्सेस हमास पर इस्तेमाल ना कर पाए और इस युद्ध को एक 2 फ्रंट वॉर में तब्दील कर दिया जाए। हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 को इजरायली ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल और गोलन हाइट्स पर 8000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे, साथ ही बख्तरबंद गाड़ियों पर एंटी टैंक मिसाइल्स दागी और मिलिट्री बेस पर एक्सप्लोसिव ड्रोन से हमले भी किए। इन हमलों में बीते एक साल में 60,000 से ज्यादा इजरायलियों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जो करीब 1 साल से वापस अपने घर नहीं लौट पाए। हिजबुल्लाह यह साफ कर चुका है कि जब तक इजराइल हमास के साथ अपनी जंग खत्म नहीं करेगा, तब तक वो इजराइल पर हमले करता रहेगा, जिसका जवाब में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज छेड़ रखा। इस बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वो लेबनान बॉर्डर से बेघर हुए लोगों को उनके घर वापस लाकर ही रहेंगे। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं कि इजराइल चाहता है कि लेबनान अपने सदर्न बॉर्डर को हिजबुल्लाह से खाली करा ले, जिससे इजराइल के ऊपर से हिजबुल्लाह का जो खतरा है वो खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को अंदर से कमजोर करने के लिए सीधा हसन नसरल्लाह को ही अपना शिकार बना डाला। खैर, अब जब आपको इस कहानी का बैक ट्रैक समझ आ चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम बात करते हैं हसन नसरल्लाह, जिसकी मौत ने सारी दुनिया में खलबली मचा रखी। तो हु इज हसन नसरल्लाह? दोस्तों, हसन नसरल्लाह कौन है, ये समझने के लिए हमें उसकी जिंदगी के सफर को समझना हो। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हसन नसरल्लाह का जन्म 31 अगस्त 1960 को एक गरीब शिया परिवार में हुआ। वह 9 भाई बहनों में से सबसे बड़ा था। उसके पिता लेबनान की राजधानी बेरूत के शार शबुक इलाके में रहते थे। वह फल सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। तो नसरल्लाह की शुरुआती पढ़ाई बेरूत में ही एक ईसाई इलाके में हुई। वह बचपन से ही धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। वह ईरान के इमाम सैयद मूसा सदर से बेहद प्रभावित था। सदर ने 1974 में लेबनान के शिया समुदाय को ताकतवर बनाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत भी करी। लेबनान में इसी आंदोलन को अमल के नाम से जाना जाता है। यदि हम लेबनान के डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन पर गौर करें, तो यहाँ की जनसंख्या में शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन तीनों ही 1/3 हिस्सेदारी रखते हैं। ऐसे में 1974 आते आते लेबनान में गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर छिड़ गया, जहां शिया, सुन्नी और ईसाई सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आपस में झगड़ने लगे। ऐसे में अमल को ही शियाओं के अधिकारों की अगुवाई करने के लिए जाना जाता था। लेबनान में सिविल युद्ध छिड़ने के बाद इमाम सैयद मूसा सदर ने दक्षिणी लेबनान को इजराइल की घुसपैठ से बचाने के लिए अमल के आर्म्ड विंग की शुरुआत करी। तब 15 साल के नसरुल्लाह ने भी अमल ज्वाइन कर लिया था। जब गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर उग्र हुआ, तो नसरुल्लाह का परिवार अपने पैतृक गांव बजौरी चला गया। यहाँ पर नसरुल्लाह को कुछ लोगों ने आगे पढ़ने की सलाह दी। इसके बाद दिसंबर 1974 में वह इस्लाम की पढ़ाई करने के लिए इराक के शहर नजफ चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात लेबनानी स्कॉलर सैयद अब्बास मुसावी से हुई। मुसावी की गिनती कभी लेबनान में मूसा सदर के शागिर्दों में करी जाती थी। वह ईरान के क्रांतिकारी नेता आयतुल्लाह खोमैनी से काफ़ी प्रभावित था। अभी नसरुल्लाह को नजफ में रहते हुए 2 साल ही हुए थे कि 1978 में यानी कि 1978 में इराक में शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि सद्दाम हुसैन ने इराकी मदरसों में लेबनानी शिया छात्रों को निकालने का आदेश दे दिया, जिसके बाद नसरुल्लाह और अब्बास मुसावी वापस लेबनान आ गए। लेबनान लौटने के बाद नसरुल्लाह और मुसावी एक बार फिर लेबनान के सिविल वॉर में हिस्सा लेने के लिए कूद पड़े। इसी बीच 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशन, और ईरान की सत्ता रुहुल्लाह खोमैनी को मिल गई।
जिसके बाद लेबनान के शिया समुदाय को ईरान का समर्थन भी मिलने लगा। मौके का फायदा उठाकर इसके कुछ समय बाद ही हसन नसरुल्लाह ने तेहरान में ईरान के उस समय के नेताओं से मुलाकात करी और खुमैनी ने उसे लेबनान में अपना प्रतिनिधि बना दिया। इसके बाद 1982 में मुसावी और नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह का गठन करा। तब नसरुल्लाह की उम्र सिर्फ 22 साल की थी। इस संगठन को ईरान का समर्थन मिला और बीबीसी के मुताबिक ईरान ने अपने 1500 इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड लेबनान भेजे। इसके बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान के दक्षिणी हिस्सों पर कब्जा करके बैठे इजराइल के खिलाफ गुरीला युद्ध शुरू कर दिया। असल में फिलिस्तीनी गुरीला लड़ाके अक्सर लेबनान की ओर से इजराइल पर हमला किया करते थे और फिर लेबनान इजराइल बॉर्डर पार करके लेबनान में अपना डेरा जमा कर बैठ जाया करते थे। ऐसे में अपने बॉर्डर को उनसे सुरक्षित रखने के लिए इजराइल ने 1978 और 1982 में लेबनान पर हमले किए और उसके कुछ हिस्से पर कब्जा भी कर लिया था। मगर इजराइल को अपनी जमीन से खदेड़ने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके छुपकर उन पर हमला किया करते थे, सैन्य अड्डों पर हमला करा करते थे और उसके अलावा हिजबुल्लाह ने फिदाइन हमले भी शुरू कर दिए। तो नवंबर 1982 में लेबनान के टायर शहर में इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ। यह हमला हिजबुल्लाह ने किया था और इसमें 75 इजरायली और 20 अन्य लोगों की मौत हुई, जिनसे ज्यादातर कैदी थे। हिजबुल्लाह यही नहीं रुका। अप्रैल 1983 में लेबनान में अमेरिकी एम्बेसी पर भी बम धमाका हुआ। इसमें 17 अमेरिकी और 30 लेबनानी नागरिकों की भी मौत हो गई। इस हमले के बाद अमेरिकन एम्बेसी को शिफ्ट किया गया, मगर करीब 1 साल बाद इसकी नई लोकेशन पर भी उन्होंने फिर से हमला कर दिया। इस बीच बेरूत में अमेरिका के मरीन बैरक और फ्रांसीसी सैन्य अड्डों पर भी हमले हुए, जिनमें से 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह ने इन हमलों की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन उनसे इसका खुला समर्थन किया। लगातार हमलों की वजह से इजरायली सेना 1985 तक साउथ लेबनान के ज्यादातर हिस्से से पीछे हट गई थी। हालांकि उसने सीमा के पास कई इलाकों पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन हिजबुल्लाह ने लेबनान में भी एक सिक्योरिटी जोन बनाने के नाम पर इजरायली ठिकानों पर हमला जारी रखा। उसी साल लेबनान में शिया ग्रुप के लड़ाके सैन डियागो जा रही TWA फ्लाइट 847 को हाईजैक कर बेरूत ले आए। इस दौरान एक यात्री को उन्होंने मार भी गिराया, जबकि बाकी 152 लोगों की रिहाई के बदले इजराइल को 700 लेबनानी फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करना पड़ा। एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इस प्लेन हाईजैक की जिम्मेवारी नहीं ली, लेकिन उसने इसका समर्थन जरूर करा। नसरुल्लाह इस वक्त हिजबुल्लाह में नंबर 2 की पोजीशन पर था, मगर फरवरी 1992 में इजराइल के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ मुसावी की मौत हो गई। इसके बाद हिजबुल्लाह की कमान संभाली हसन नसरुल्लाह ने। नसरुल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने लंबी दूरी तक हमले करने में माहिर रॉकेट हासिल किए, जिससे इजराइल पर हमला करना आसान हो पाए। नसरुल्लाह के हिजबुल्लाह की कमान संभालने तक लेबनान में गृह युद्ध, जो कि सिविल वॉर, खत्म हो चुका था। इसी साल नसरुल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने पहली बार सांसदीय चुनाव लड़ा और 12 सीटें भी जीती। इसी के साथ यह संगठन लेबनान में राजनीतिक रूप से भी एक्टिव हो गया। नसरुल्लाह ने लेबनान की राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए देश में हिजबुल्लाह की छवि बनाने का काम शुरू करा। इस काम में उसे देश के सबसे बड़े शिया समुदाय का साथ मिला। नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के नाम पर सामाजिक कल्याण से जुड़े ऐसे कई काम करे जिससे लेबनान की सरकार नहीं कर पाई थी। नसरुल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने इजराइल को कड़ी टक्कर दी। नतीजा ये हुआ कि मई 2000 में इजराइल को दक्षिणी लेबनान से हटने पर मजबूर होना पड़ा। 2002 में हसन नसरुल्लाह ने इजराइल के साथ वार्ता के दौरान कैदियों की अदला बदली का समझौता भी करा। इस दौरान 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी लेबनानी कैदियों और दूसरे अरब देशों के नागरिकों की रिहाई भी करवाई। इस सब के चलते नसरुल्लाह ने अपनी छवि को और मजबूत कर लिया। लेबनानी राजनीति में उसके प्रतिद्वंदियों के लिए उसका मुकाबला करना बहुत चुनौती बन गया था। उसके बाद जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने मुठभेड़ के दौरान इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक भी बना लिया। तब तक एक बार फिर इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। 34 दिन तक चली इस जंग में हिजबुल्लाह लेबनान की सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स बनकर उभरा, जो देश के नागरिकों की रक्षा कर सकता था। इजराइल को कड़ी चुनौती देने से लेबनान और ईरान में हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह की लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ। जहां लेबनान में तो नसरुल्लाह एक नेशनल हीरो बन गया था, जिसके बाद पूरे अरब वर्ल्ड में हसन नसरुल्लाह को मोस्ट पावरफुल लीडर के रूप में देखा जाने लगा। ऐसा लीडर जो इजराइल से सीधी टक्कर ले सकता है। साथ ही साथ शिया मुस्लिम्स हसन नसरुल्लाह को अपने रिलीजियस हेड के रूप में देखने लगे।
मगर दूसरी ओर इस युद्ध के बाद से ही हसन नसरल्लाह इजराइल की रडार पर आ गया था, जिसके चलते उसने पब्लिक प्लेसेस पर भाषण देना बेहद कम कर दिया। इसके बाद नसरल्लाह की ज्यादातर पब्लिक एड्रेस पहले से रिकॉर्डेड होते थे। लोगों के बीच उसका जो चार्म था वो कुछ ऐसा हो चुका था कि लोग उसकी रिकॉर्डेड स्पीचेस को भी उतनी ही आस्था से सुनते थे जैसे मस्जिद में दिए जाने वाले कुतबों को सुनते थे। लेकिन इसके बाद हसन ने अपने इस प्रभाव को लेबनान से बाहर फैलाने की ठान ली। 2011 में सीरिया में जब सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध छिड़ा तो हिजबुल्लाह ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में अपने हजारों सैनिक भेजे थे। यही वजह थी कि वेस्टर्न नेशंस यानी कि पश्चिमी देश चाहकर भी असद को सत्ता से हटा नहीं पाए। नतीजा यह हुआ कि अरब और मुस्लिम वर्ल्ड में हसन नसरल्लाह की साख और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। जहां यह माना जाने लगा था कि हसन नसरल्लाह अपनी जुबान के पक्के हैं और अलाइज के साथ हमेशा मजबूती से खड़े होंगे। यही नहीं, हसन नसरल्लाह ने हमास के साथ ईरान के सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बाकी मेंबर्स जैसे इराक से शिया लड़ाकों और यमन के हूदी को भी ट्रेनिंग सपोर्ट देना शुरू करा। यही कारण है कि जहां एक और मिडिल ईस्ट में नसरल्लाह और उसके हिजबुल्लाह की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने 1997 में ही हिजबुल्लाह को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, जिसके बाद से इसे 60 से ज्यादा देश आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। अमेरिका और वेस्टर्न नेशंस हिजबुल्लाह को मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। हिजबुल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिक रखने वाला संगठन है। वह मिडिल ईस्ट में ईरान का वर्चस्व बनाए रखने के लिए काम करता है। मगर अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये जानते हैं कि कैसे केवल 10 दिनों में ही इजराइल ने अपने पुराने दुश्मन हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। तो हाउ इजराइल ट्रैप्ड हसन नसरल्लाह इन 10 डेज। दोस्तों, इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह पर हमलों का ताजा सिलसिला 10 दिन पहले से ही शुरू हो गया था और इन्हीं 10 दिनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के इर्द गिर्द ऐसा जाल बुना कि उसमें फंस कर हसन नसरुल्लाह चारों खाने चित्त हो गया। इस सब की शुरुआत हुई 17 सितंबर को, जब दोपहर 3:30 बजे लेबनान की सड़कों पर और बाजारों में एक के बाद एक 3000 पेजर्स में ब्लास्ट हुए। इसमें 1 दर्जन लोग मारे गए और 2800 लोग घायल हो गए। इसके बाद अगले दिन 18 सितंबर की शाम हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी फटने शुरू हो गए। इसमें 27 लोगों की मौत हुई और सैकड़े लोग घायल हो गए। असल में हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में कांटेक्ट और इजराइल या यूएस द्वारा ट्रैक होने से खुद को बचाने के लिए पेजर्स और वॉकी टॉकी जैसे आउटडेटेड लेकिन इफेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि इजराइल ने इन ब्लास्ट की जिम्मेवारी नहीं ली है, मगर यह माना जा रहा है कि इनके पीछे उसी का हाथ था। 20 सितंबर को इजराइल ने लेबनान पर 75 मिसाइलें दागी, जिनमें 45 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद लगातार 8 दिन से मिसाइल हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने भी पलटवार में करीब 2000 मिसाइलें दागी, लेकिन इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसे कि आयरन डोम बोला जाता है, उसके सामने उसके हमले बेअसर साबित हुए। इसी बीच शुक्रवार यानी 27 सितंबर को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक भाषण देना था। ऐसा बताया जाता है कि इस भाषण के ठीक बाद ही नेतन्याहू ने अपने होटल रूम से हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी। बल्कि अटैक के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने नेतन्याहू की एक तस्वीर भी जारी की, जिसमें वो लैंडलाइन फोन से लेबनान में हमले का आदेश देते दिखाई दे रहे हैं। मगर इस हमले की तैयारी कई महीने पहले से ही शुरू हो चुकी थी। जहां न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजराइल को कई महीनों से नसरुल्लाह की लोकेशन की जानकारी थी और वो 1 महीने पहले से ही इस हमले की योजना बना चुके थे। उन्हें जरूरत थी तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के हां की। साथ ही इजरायली इंटेलिजेंस को यह डर था कि यदि उन्होंने और अधिक देर करी तो नसरुल्लाह किसी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में इस हमले को अंजाम देने के लिए उनके पास बहुत कम समय था। ऐसे में जैसे ही यूएसए से नेतन्याहू का अप्रूवल मिला तो आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के मुखिया सैयद हसन नसरुल्लाह के सफाये के लिए न्यू ऑर्डर नाम का ऑपरेशन एक्टिवेट कर दिया। इस ऑपरेशन में शुक्रवार यानी 27 सितंबर की रात लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिया की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बने अंडरग्राउंड ऑफिस को टारगेट किया गया और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों के भीतर यहां 80 से ज्यादा बम गिराए गए। लगातार बमबारी से जहां बिल्डिंग खड़ी थी वहां करीब 20 मीटर यानी कि 65 फीट 65 फीट गहरा गड्ढा बन गया। हमला इतना जबरदस्त था कि आसपास की 6 बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल को
हसन नसरल्ला के ठिकाने के बारे में कई महीनों से जानकारी थी। इसके लिए इजराइल ने हिजबुल्लाह के ही अंदर अपना एक ईरानियन खबरी प्लांट कर रखा था, जिसने 27 अक्टूबर की दोपहर को ही इजराइल को यह सूचना दी थी कि आज नसरुल्लाह दहिया में स्थित अपने अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में आने वाला है। लेकिन इस बार इससे पहले कि नसरुल्लाह अपनी लोकेशन बदलता, IDF ने उस पर हमला करने का फैसला ले लिया था। अल जजीरा के मिलिट्री एनालिस्ट एलिजा मैग्नियर से बेरूत में हुए हमलों में इस्तेमाल किए गए बमों को लेकर बात करी गई, जिस बारे में एलिजा का कहना था कि इजरायली एयरफोर्स ने 85 टन विस्फोटक का इस्तेमाल किया। इसमें हर एक बम का वजन करीब 1 टन था। जब बेरूत में ये बम गिरे तब एक तरह का भूकंप महसूस हुआ। यहां तक कि इस एयर स्ट्राइक के बाद जब नसरल्लाह की बॉडी रिकवर की गई तो ये पाया गया कि उसकी बॉडी पर चोट के कोई निशान नहीं है, बल्कि उसकी मौत ब्लास्ट की फोर्स की वजह से हुई, ब्लंट ट्रॉमा जिसे कहा जाता है। एलिजा कहती हैं कि बेरूत की ऐसी हालत केवल 2 ही तरह के बम कर सकते हैं। पहला है GBU-31 JDAM। इसे अमेरिका ने डेवलप किया है और इजराइल को हजारों की तादाद में डिलीवर भी किया। यही बम गाजा में भी इस्तेमाल किए गए। और दूसरा है स्पाइस 2000। इसे इजरायली मैन्युफैक्चरर राफेल ने डेवलप करा। जिस वक्त ये हमला किया गया उस वक्त नसरुल्लाह कमांड हेडक्वार्टर में काम कर रहा था। हमले में नसरुल्लाह, अली काराकी और अन्य कमांडर्स मारे गए। यही नहीं, ईरान ने शनिवार को बताया कि बेरूत में इजराइल के हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर IRGC के डिप्टी जनरल की भी मौत हो गई। उसका नाम अब्बास निलफरोशान था। अमेरिका ने 2022 में उस पर प्रतिबंध भी लगाए थे। अब नसरुल्लाह की मौत के बाद इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने देश में 5 दिन के शोक की घोषणा की है। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले के 20 घंटे बाद शनिवार शाम 5 बजे कहा कि शुक्रवार रात 9:30 बजे इजराइल के हवाई हमलों में नसरुल्लाह की मौत हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि के बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 50 रॉकेट से हमला किया, जबकि शनिवार रात से ही इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रुक रुक कर हो रहे हमलों के चलते राजधानी बेरूत में भारी नुकसान पहुंचा है और बेरूत की 40% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। जबकि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को इजरायली हमलों में 33 लोगों की मौत हो गई, 195 लोग घायल भी हो गए। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हिजबुल्लाह का अंत है या फिर खूनी खेल की एक नई शुरुआत? तो चलिए अब हम इस एंड गेम को भी समझ लेते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर हिजबुल्लाह? दोस्तों, हिजबुल्लाह अपने 42 साल के इतिहास में सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, जहां वो एक बीते महीने में ही अपने आधा दर्जन कमांडर्स को खो चुका है। ऐसे में अब उसके चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत से वो काफी कमजोर हो जाएगा। इस बार हिजबुल्लाह पे हुए हमलों की इंटेंसिटी भले ही ज्यादा हो, मगर यहां हमें याद रखना चाहिए कि इससे पहले भी कई बार इजराइल ने हिजबुल्लाह को पीछे धकेला है, मगर फिर भी हर बार वो ईरान की मदद से उठ खड़ा हुआ। यहां तक कि इस बार भी नसरुल्लाह की मौत के ठीक बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमैनी ने यह स्टेटमेंट दिया है कि नसरुल्लाह की मौत खाली नहीं जाएगी। जबकि ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रेजा आरिफ का यह दावा है कि नसरुल्लाह की मौत इजराइल की तबाही लेकर आएगी। यही नहीं, नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इसके खिलाफ UN तक में भी गुहार लगाई। दूसरी ओर हिजबुल्लाह को वेपन्स की जरूरत हो या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट की, बहुत से इस्लामिक देश हिजबुल्लाह को पीछे से सपोर्ट करते हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह के लिए फिर से खड़ा होना बहुत मुश्किल बात नहीं। दूसरी ओर हमें ये याद रखना चाहिए कि हसन नसरुल्लाह भी कोई आम लीडर नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के शिया मुस्लिम उसे सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के रूप में देखते हैं, जिसने अकेले अपने दम पर हिजबुल्लाह को एक रेबेल ग्रुप से फुली फंक्शनल पॉलिटिकल और मिलिटेंट पावर बनाया। ऐसे में हो सकता है कि उसकी डेथ के कोलेटरल डैमेजेस भी हमें देखने को मिले। इस बारे में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अपने नेता नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके कुछ दिन के लिए जरूर शांत बैठ जाएंगे, लेकिन मगर जल्द ही वो फाइट बैक जरूर करेंगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह ऐसा इसलिए भी करेगा क्योंकि वो इजराइल के साथ साथ दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहेगा कि वो नसरुल्लाह की मौत से कमजोर हो गया। यही कारण है कि नसरुल्लाह की मौत पर हमास ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन और लेबनान की लड़ाई और तेज होगी। नसरुल्लाह ने हमारे लोगों के समर्थन में लड़ते हुए जान गंवाई। ऐसे में जाहिर है कि हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा करने के लिए हमास भी पूरा साथ देगा।
यही कारण है कि सीनियर इंटरनेशनल रिपोर्टर पीटर ब्योमॉन्ट का यह मानना है कि इस असैसिनेशन का इंपैक्ट दिखाई देने में कई महीनों का समय लग सकता है। जहां हो सकता है कि एक ऐसा असैसिनेशन रिएक्शन शुरू कर दे जो ऑलरेडी हीटेड मिडिल ईस्ट रीजन की आग को और भी ज्यादा भड़का देगा। आफ्टर ऑल इस रीजन में ईरान के साथ साथ हमास और हूदी जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स का अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, मगर फिर भी इस बात को कोई दो राय नहीं है कि इस बार जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया है उसे दोबारा खड़े होने में समय जरूर लगेगा। ऐसे में अब प्रश्न ये है कि नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का नया चेहरा कौन होगा। जहां रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह का नया नेता नसरुल्लाह का चचेरा भाई हाशेम सैफुद्दीन हो सकता है। एट प्रेजेंट हाशेम हिजबुल्लाह के पॉलिटिकल अफेयर्स देखता है और नसरुल्लाह का भरोसेमंद भी है। हिजबुल्लाह की किस देश, किस ऑर्गेनाइजेशन या किस व्यक्ति के साथ क्या डील होगी ये फैसले भी हाशेम ही करता था। साथ ही ये बात जाहिर है कि अगले हिजबुल्लाह चीफ के अपॉइंटमेंट में लेबनान में हिजबुल्लाह के मेंबर्स और ईरान में मौजूद उसके सहयोगियों की रजामंदी होना भी जरूरी होगा। ऐसे में यहाँ ये नोट करने वाली बात है कि हाशेम सैफुद्दीन लेबनान का मेन सपोर्टर है, साथ ही ईरान से भी उसके अच्छे संबंध हैं। इसी तरह इजराइल के खिलाफ जहर घोलने वाली हिजबुल्लाह की जिहादी काउंसिल का हेड भी हाशेम ही है। साथ ही नसरुल्लाह की तरह ही हाशेम भी एक क्लेरिक है जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का वंशज होने का दावा करते हुए काली पगड़ी पहनता। इसके अलावा हाशेम हिजबुल्लाह के फाइनेंस की रीढ़ की हड्डी भी है। वह दुनिया भर से हिजबुल्लाह के लिए पैसा जुटाता है। यही कारण है कि 2017 में अमेरिका ने जांच के बाद हाशेम को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया था। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि हिजबुल्लाह का अगला दाव क्या होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये देखना होगा कि इजराइल केवल नसरुल्लाह का खात्मा करके शांत बैठ जाएगा या फिर उसकी हिट लिस्ट में अभी और भी नाम। आफ्टर ऑल इजराइल का तो यही दावा है that they will reach everyone. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।